अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद मुदस्सिर। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे। ये वाला चैप्टर इससे पहले पार्ट 2 में यानी कि सेकंड ईयर में इंक्लूड था। इस दफ़ा जो सिलेबस आया है उसमें इस चैप्टर को फर्स्ट ईयर में इंक्लूड कर दिया गया है। ना ही ये चैप्टर बल्कि 3 और ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको फर्स्ट ईयर सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है। और फर्स्ट ईयर सिलेबस में से कुछ चैप्टर्स को यानी कि ऑप्टिक्स वाले जो चैप्टर थे उनको डिडक्ट कर दिया गया है। सो सो आज हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, चैप्टर नंबर 9 ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ को और डिटेल से इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या एमसीक्यूज बनते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और सारे के सारे हम ट्रिक्स को देख रहे होंगे कि कैसे एमसीक्यूज को अप्रोच करना है और कैसे कोई क्वेश्चन आ जाए अगर शॉर्ट क्वेश्चन में तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो कूलम्स लॉ को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कूलम्स लॉ है क्या। कूलम्स लॉ बेसिकली रिलेट करता है फोर्स को दो चार्जेस के साथ जो कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होते हैं। वो चार्जेस ऑपोजिट भी हो सकते हैं, सिमिलर चार्जेस भी हो सकते हैं। जिस तरह से अब आप यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हैं, दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है प्लस Q1, दूसरा है प्लस Q2 और उनमें जो डिस्टेंस है वो R है। सही है। अब ये जो दो चार्जेस हैं सिमिलर चार्जेस हैं, ये डिसिमिलर चार्जेस नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये प्लस Q1 है तो ये वाला माइनस Q1 है। ये सिमिलर चार्जेस हैं, प्लस Q1 एंड प्लस Q2। सो ये सिमिलर चार्जेस को भी रिलेट करती है और डिफरेंट चार्जेस को भी रिलेट करती है। बेसिकली जो कूलम्स लॉ है वो रिलेट कर रहा होता है फोर्स को दो पॉइंट चार्जेस से और डिस्टेंस से। ये देखें ना, दो ही फैक्टर हैं, आर डिस्टेंस और दो चार्जेस। ये चार्जेस जो हैं पॉइंट चार्जेस हैं और इन पे लगने वाली फोर्स जो है वो कूलम्स फोर्स है। अब हमने देखें यहाँ पे अगर हम जैसे चार्ज को नेम दे रहे हैं प्लस Q1 और इसको हम प्लस Q2, तो यहाँ पे फोर्स को F1 और यहाँ पे F2 देना चाहिए नेम, लेकिन उन्होंने सिर्फ F दिया हुआ है। सो याद रहे कि जो कूलम्स फोर्स है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। तो पहला आपका एमसीक्यू क्या होगा अगर आ जाए कूलम्स फोर्स इज अ फोर्स, तो आपने टिक करना है म्यूचुअल फोर्स। सही है। भले यहाँ पे तीसरा चार्ज भी आ जाता है ट्राइंगल शेप बना के, यहाँ पे जैसे मैंने ये डॉट लगाया है। सही है। तो यहाँ पे भी जो फोर्स लगी रही होती है वो एफ ही होती है, F3 नहीं होती, क्योंकि कूलम्स फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। सब जो एक दूसरे पे लगाते हैं उस फोर्स को एक म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे फार्मूले में देखें तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है Q1 Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस की। सो डेफिनेशन क्या बनेगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। जैसा कि ये एक चार्ज है Q1 और ये दूसरा है Q2 and inversely proportional to the square of the distance between them। देखें F equals to K Q1 Q2 over R square। ये जो कूलम्स फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, F equals to K Q1 Q2 over R square। So, the magnitude of electrostatic force of attraction between two point charges are directly proportional to the product of magnitude of each charge and inversely proportional to the square of distance between two charges। वो कह रहे हैं कि जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू चार्जेस, दिस इज directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between two charges। होप सो आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपने डेफिनेशन को लिखना है, उसके बाद ये डायग्राम बनाएं और इस डेरिवेशन को थोड़ा सा लिखते हैं, फार्मूला यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ। सो अब हम कूलम्स फोर्स को देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। ये जो के है
कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट, और ये दो चार्जेस हैं और ये स्केयर ऑफ द डिस्टेंस है। अब हम देखेंगे ये कूलम्स फोर्स है वो इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम क्या होगी और विदाउट मीडियम क्या होगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अगर कोई मीडियम ना हो, यानी कि विदाउट मीडियम एयर हो, तो जो मैंने फार्मूला बनाया था F इक्वल्स टू के Q1 Q2 और आर स्केयर। तो अगर कोई भी मीडियम ना हो यानी कि एयर हो, तो जो कूलम्स कांस्टेंट है के वो इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब बात समझने की जरूरत है, ये के तो है कूलम्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 8.98। आपने इसको याद करना है, ये एमसीक्यू में आ जाती है। नहीं तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे इस चैप्टर के, तो वहां पे तो ये परमानेंटली सॉल्व यूज हो रही होगी। 8.987 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर का स्केयर पर कूलम का स्केयर। सही है, दोबारा से रिकॉल करें, 8.987 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर का स्केयर पर कूलम का स्केयर। इसी तरह से एप्सिलॉन जीरो, इसको कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी। जब कोई भी मीडियम नहीं होता तो एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इस के की वैल्यू को आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और आर का स्केयर। अब तक हमने बहुत सिंपल चीजों को कवर किया। देखिए आप, सबसे पहले हमने डेफिनेशन को पढ़ा, वो क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। सबसे पहले आपने डेफिनेशन को लिखा, फिर उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखा, उसके बाद मैंने आपको बोला अब हम देखेंगे कूलम्स लॉ को इन एयर और विदाउट मीडियम। अब हम विदाउट मीडियम देख चुके हैं और इन द प्रीवियस ऑफ मीडियम अब देखते हैं। सही है। सो टोटली 4 हेडिंग्स हैं इस टॉपिक की और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कूलम्स लॉ इन एयर और कूलम्स लॉ इन मीडियम। जब हमने एयर में बात की थी तो हमारे पास फार्मूला आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और आर का स्केयर। अब अगर हम बात करें, कोई मीडियम प्लेस कर दिया है, जिस तरह से मेटल है, मेटेलिक चीज है, कार्बन है, वाटर है, कोई भी मीडियम प्लेस कर दिया है इन पॉइंट चार्जेस के दरमियान, तो कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 था, वैक्यूम परमिटिविटी थी। जब हम मीडियम प्लेस कर देंगे तो फर्क ये आएगा, यहाँ पे ई आर आ जाएगा, जिसको कहते हैं हम रेलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रेलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई आर Q1 Q2 और आर का स्केयर। बस फर्क इतना आया। बस यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाती है, जब मीडियम होता है तो वो होता है एप्सिलॉन ई आर। ई आर, इसको कहते हैं रेलेटिव परमिटिविटी। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई ई एम या फिर ई आर Q1 Q2 और आर का स्केयर। लेकिन एक बात याद रहे, जो कूलम्स फोर्स होती है वो ज्यादा होती है इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। होनी तो मीडियम में ज्यादा चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई मीडियम प्लेस कर दिया तो कूलम्स फोर्स को ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। कूलम्स फोर्स जो होती है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मीडियम ज्यादा होती है। देखें, फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम ओवर ई आर। इस बात की आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी। देखें, अब ये फार्मूला जो है कूलम्स फोर्स का है जब एयर में है, उसके बाद कोई मीडियम प्लेस कर दिया तो ये फार्मूला बन गया। अगर आप ई आर को 1 मिनट के लिए साइड पे कर लें और आपके पास फार्मूला Q1 Q2 को आप इधर ले आए तो ई आर बस बच जाएगा। तो आप देखें, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम और ई आर आ जाएगा। तो जो फोर्स इन मीडियम है वो डिवाइड हो रही है एप्सिलॉन ई आर के साथ, तो वो इक्वल टू आ रही है फोर्स इन मीडियम। इस वजह से जो फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन एयर है, वो ज्यादा होती है फोर्स इन मीडियम के। तो इसमें अब तक कोई मुश्किल हमने नहीं पढ़ा, ये बहुत इजी लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इसमें डेफिनेशन को लिखना है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन को लिखना है, उसके बाद कूलम्स फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम क्या होगी। उसके बाद जो लास्ट जो हेडिंग है
फोर्थ हेडिंग है वो ये है कि कूलम्स फोर्स जो थर्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ की जैसी होती है वो कैसे, अब हम देखते हैं। ये लास्ट वाली लाइन एमसीक्यू के तौर पर आपने प्रिपेयर करनी है। फोर्स इन मीडियम इज लेस देन फोर्स इन एयर, एमसीक्यू। स्टूडेंट्स, हमने जितने भी अब तक फार्मूलाज पढ़े हैं, यानी कि सबसे पहला हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, F इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू और आर का स्केयर। अब वो दो चार्जेस दे सकता है और डिस्टेंस दे सकता है और आपसे पूछ सकता है जी फोर्स क्या होगी। कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दिया, 8.987 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर का स्केयर पर कूलम का स्केयर। तो आप चार्जेस की वैल्यू पुट करें, डिस्टेंस को पुट करें और आपके पास कूलम्स फोर्स आ जाएगी। सही है। अगर ये नहीं दे रहा तो आपको वो रिलेटिव परमिटिविटी आपको दे सकता है, वो आप पुट करके फार्मूले को इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अब हम देखते हैं कूलम्स लॉ एज ए न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे है, और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब ये देखें, एक पॉइंट चार्ज है जिस पे नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉइंट चार्ज है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। सही है। अब ये जो इनके दरमियान है ये है डिस्टेंस R21। अब आपको ये समझ नहीं आ रही होगी हमने ट्राइंगल क्यों बना लिए, ये किस डिस्टेंस पे हैं, ये R1 क्या है और R2 क्या है। बेसिकली जो कूलम्स लॉ होती है उसकी एक लिमिटेशन ये होती है कि वो स्टैटिक चार्जेस पे अप्लाई नहीं हो रही होती, वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई हो रही होती है चार्जेस इन मोशन। सही है, ये एक एमसीक्यू है। द न्यूटन्स लॉ, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द चार्जेस विच आर इन मोशन नॉट इन स्टैटिक स्टेट। इसलिए ये जो O है ये एक पॉइंट चार्ज है, जो दो चार्जेस मोशन में है वो रिलेटिव टू वन पॉइंट चार्ज है। सही है। इसलिए ये डिस्टेंस जो है Q2 का ये है R2 और ये Q1 का है R1। और ये जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रही है Q2 पे वो है F21 रिलेटिव टू डिस्चार्ज F21। और Q1 पे जो लग रही है वो है F12। अब ऐसे आपको समझ नहीं आ रही होगी। अब देखें, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। Q1 पे क्या फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज F12 पे वो है 1/4πε0 Q1 Q2 और R12। ये फर्क आया बस। पहले क्या फार्मूला था, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 और R स्केयर। यहाँ पे फर्क ये आया बस कि हमने यहाँ पे लिख दिया स्केयर R12, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी यानी कि, और यहाँ पे एक वेक्टर लगा दिया हमने, पोजीशन वेक्टर R12। सही है। R12 किसके इक्वल है पोजीशन वेक्टर, वो रेशो होती है बेसिकली इसकी R12 की डिवाइडेड बाय R12। ठीक है। इसको आप ना भी करें तो खैर है, बस आप ये लिख दें। इसी तरह से जो फोर्स ऑन इस पे है F21 पे वो आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 और R2 का स्केयर 21। और पोजीशन वेक्टर क्या होगा R21, कोई मुश्किल नहीं है। जब यहाँ पे F12 था तो यहाँ पे R12 आ गया, जब यहाँ पे R21 था तो यहाँ पे भी 21 आ गया। अब आप देखें, मैंने लेक्चर जब स्टार्ट किया था, न्यूटन्स लॉ क्या होता है कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं। तो इसमें भी यही है कि चार्जेस जितने भी मर्जी हों उन पे जो फोर्स लग रही होगी वो सेम होगी। सही है। जितने भी चार्जेस हों उन पे जो कूलम्स फोर्स होती है वो सेम होती है। इसलिए जो दो चार्ज हैं उन पे लगने वाली चार्ज फोर्स जो है वो सेम है। F12 और F21 इक्वल है बट विद द ऑपोजिट चार्ज। ये ऑपोजिट चार्ज क्यों आया, क्योंकि जो Q1 चार्ज है उसके साथ नेगेटिव साइन है। सही है। एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। न्यूटन्स लॉ भी यही था। तो अब आपने इसमें लिखना क्या है, F12 ये वाला फार्मूला, उसके बाद F21 और फिर डायरेक्ट आपने लिख देना है 10 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ F21 इक्वल्स टू माइनस F12। So this is all about our topic today. This was a very easy, important and a very important long question in repetition of the board exams. So prepare well students. इस टॉपिक को लिखने का बेस्ट तरीका यही है कि आप सबसे पहले डेफिनेशन को लिखें। जब डेफिनेशन लिख लेंगे तो उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है कि इन वैक्यूम क्या होगी और इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम क्या होगी। ये दो चीज़ें होगी और उसके बाद आपने कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ लिखना है। बस दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। बस आप इतना लिखेंगे आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट